ये क्लास 11th में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th में इससे पहले वाले दिन में मैंने क्या किया था, ग्राफ बता दिया, बेसिक ग्राफ मेरे को जितना बताना था उतना बता दिया, और जितना मैंने बताया ना उससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं। जितना मैंने बताया है, जितना लेक्चर में है उसका ढंग से नोट्स बना लेना, और जितना मैंने बताया उतना बस तुमको पता होना चाहिए कि जो मैंने बताया है। अब अगर तुमको उतना पता होगा तो तुम क्या कर सकते हो, ग्राफ जो है तुम्हारे लिए वो खत्म। मैथ्स के स्टूडेंट तो है नहीं कि भर भर के ग्राफ बनाएंगे, मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत ग्राफ सीखेंगे, बाकी काम चल जाएगा आपको। अब आज क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। अब ये ऐसा टॉपिक है ना जिसके बिना, डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस के अंदर आता है, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। ये जो डिफरेंशिएशन है वो मैथ्स का एक टॉपिक है, कैलकुलस के अंदर ये आता है। अब ऐसा समझ लो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक टूल के जैसा है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसके बिना फिजिक्स को समझना इम्पॉसिबल है। फिजिक्स में डेरिवेशंस होंगे, फिजिक्स में क्वेश्चंस होंगे जो इस डिफरेंशिएशन को हेल्प करके या यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, इसका मतलब आप फिजिक्स का डेरिवेशन, अच्छे क्वेश्चंस ये सब नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अपने को डिफरेंशिएशन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिफरेंशिएशन अच्छा खासा प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, उसके अलावा भी आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी शायद आप लोगों को पैकेजेस मिल गए हैं, पैकेजेस में आप देखना उसमें जो चैप्टर्स होगा आपके पास मैथमेटिकल टूल के नाम से या बेसिक मैथमेटिक्स ऐसा कुछ नाम से तुम्हारे पास चैप्टर होगा, तो उसमें से पढ़ना और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला टर्म जो सीखेंगे वो क्या है, फंक्शन। सबसे पहला टर्म हमें क्या सीखना है, फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मैरिज फंक्शन, फिर और क्या क्या फंक्शन होता है, एंगेजमेंट फंक्शन, डाइवोर्स फंक्शन, ब्रेकअप फंक्शन। तो ये सब फंक्शन है क्या, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे अलग से जब टाइम आएगा तब। अभी ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं ये लिख रहा y इक्वल्स टू x स्क्वायर, अगर मैं ये लिखूं y इक्वल्स टू x स्क्वायर, इसमें क्या बोलते थे, जनरली ऐसा बोलते हैं कि x जो है ये डिपेंडेंट वैल्यू है, नहीं, x जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट, ठीक है। x जो है, आप x का वैल्यू रैंडमली कुछ भी रख दो, x का वैल्यू जब रैंडमली आप कुछ भी रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y के वैल्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू x स्क्वायर में x इज द इंडिपेंडेंट वैल्यू एंड y इज द डिपेंडेंट वैल्यू। अब कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं ना, मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल्स टू, सपोज थोड़ा तूफानी हो जाता है, तूफानी होने का मतलब है 1/x³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। x की वैल्यूज पुट करो, y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये y और x में जो रिलेशन होता है ना, y और x में जो रिलेशन होता है, इन जनरल इसी को बोलते हैं, y के प्लेस में ऐसा रिप्लेस कर देंगे f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x, और इसको क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर हो सकता है, फंक्शन ऑफ x क्या हो सकता है, 1/x³ हो सकता है, फंक्शन ऑफ x क्या हो सकता है, ln x हो सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, y के प्लेस में fx लिख दिया करेंगे, fx फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1/x³, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू ln x। अब इसका मतलब क्या है, सर क्यों सीख रहे हैं, इसमें आप क्या करोगे ना, आप जब x के अलग-अलग वैल्यूज रखना स्टार्ट करोगे तो x के अलग-अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको अलग-अलग वैल्यूज मिलेंगे fx के। तो इसी तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। सिंपल सा आप तो ये समझो कि जहां पे पहले y इक्वल्स, जैसे स्ट्रेट लाइन में आप क्या लिखते थे, स्ट्रेट लाइन में ये लिखते थे ना y इक्वल्स टू mx प्लस c, अब इसी y के प्लेस में बस क्या करेंगे, fx रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो y है वो x का फंक्शन है, जो y है ना वो क्या है, x का फंक्शन है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, y x का फंक्शन, इसका मतलब क्या है, अगर तुम x का वैल्यू चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे फंक्शन का वैल्यू भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो आएंगे हमारे पास आगे चल के, जैसे मैं ऐसा लिखूं ft
मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम कुछ तो ऐसे लिख सकते हैं t स्क्वायर बाई 1/t। तो ये क्या हो गया फंक्शन ऑफ टाइम t। हाँ या ना? अब फंक्शन ऑफ टाइम t का मतलब है तुम अलग अलग टाइम पर अगर ये वैल्यू देखोगे तो उसके वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मुझे फंक्शन बताना है तो फंक्शन बस इतना समझ लेना कि जो तुम पहले y = x² y = x³ ऐसा जो भी लिखते थे ना, अब y के प्लेस में बस क्या कर देंगे f ऑफ x लिख देंगे। अब ये f ऑफ x जो मैं लिखूंगा इसका मतलब है कि मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो x का फंक्शन है। x का फंक्शन है मतलब x के अलग अलग वैल्यूज रखने पर फंक्शन के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी इक्वेशन हो सकता है। ये तो मैंने सिंपल इक्वेशन लिखे हैं, आगे जब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो अलग अलग भारी इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आपको फंक्शन का मतलब समझ में आया। फंक्शन मतलब x का कोई रिलेशन, y और x का जो रिलेशन होता था, y और x का जो रिलेशन होता था उसमें y को बस f ऑफ x से रिप्लेस कर देना, वो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है? अब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा x का ही फंक्शन बने, टाइम का बन सकता है, z का बन सकता है, कोई भी वेरिएबल का फंक्शन बना सकते हो। तो फंक्शन मैंने इस तरह से आपको बताया, इससे ज्यादा नहीं जानना। ऐसा नहीं कि अगर तुमसे एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, अरे कोई नहीं पूछेगा तुमसे फंक्शन क्या है, तुम तो बस इतना याद रखो ना कि जो पहले क्लास 9 में क्लास 10 में y और x के बीच में रिलेशन होता था उसमें y को अब क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x, बस और कुछ नहीं है फंक्शन। ठीक है? अब हमें सीखना है फंक्शन का डेरिवेटिव, हमें सीखना है फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो। अच्छा, वो सीखने से पहले ना एक टर्म सीखेंगे जिसका वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट डेसिमल। ठीक है? एक वैल्यू सीखेंगे या एक टर्म सीखेंगे जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट डेसिमल। अब इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब क्या है वो समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है? इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब है, उसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो यहां पर एक रैबिट है, ठीक है, रैबिट 1, प्यारा रैबिट 1, और यहां पर एक रैबिट है, रैबिट तुम्हारे में डबल भी होता है क्या, रैबिट 2। ठीक है? एक रैबिट है, ये प्यारा रैबिट है और ये प्यारी रैबिट है। ठीक है? प्यारी रैबिट का फीमेल क्या है, जो भी होती है। अब ये रैबिट 1 को प्यारे को रैबिट 1 समझे। ठीक है? अब ये रैबिट 1 और रैबिट 2 के बीच की इनिशियल दूरी जो है ना, इनिशियल दूरी जो है वो कुछ तो d की है। मतलब रैबिट 1 और रैबिट 2, रैबिट 1 ने बोला देखा है पहली बार रैबिट 1 को रैबिट 2 के सामने तो d दूरी पे दिखी मुझे। रैबिट 1 ने बोला कि जब मैंने रैबिट 2 को देखी पहली बार तो मुझे दिखी वो d दूरी पर। ठीक है? दूर से देखा तो रैबिट 2 दिखी, रैबिट 1 ने ऐसा बोला। अब ये रैबिट 1 क्या करता है, ये एक तीसरा इंसान है, एक तीसरा रैबिट है, रैबिट 1 का फ्रेंड। ठीक है? रैबिट 1 का फ्रेंड। अब रैबिट 1 का फ्रेंड जो है ना, इसने बोला कि ठीक है भाई तू चला जा, ये जो रैबिट है, ये जो रैबिट 2 है तो उसके पास चला जा। इन दोनों में गहरी दोस्ती, इन दोनों में रैबिट 1 में रैबिट 2 में गहरी दोस्ती थी। अब ये रैबिट 1 जब इसकी तरफ जाने लगा तो रैबिट 2 ने बोला कि ठीक है अब तेरे को मन ही है जाने का तो मैं नहीं रोकूंगा, तू जा, तू जाना चाहता है जा भाई, तू जा जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। अब रैबिट 1 को बस इसने ये बोला कि ठीक है तू जा जरूर, लेकिन तेरे को क्या करना है, हर एक बार आधा, मतलब हर एक बार क्या करना है, जैसे अभी तेरी दूरी अगर d की है तो उसका आधा दूरी तू क्या करेगा, जब करेगा। नहीं ऐसा समझो, जैसे मैं रैबिट जो फ्रेंड वाला रैबिट है ना, उसने क्या बोला कि मान ले अभी यहां से यहां की दूरी है 10 मीटर की, तो तू कितना जंप करेगा, 5 मीटर जंप करेगा बस। ठीक है? जो भी दूरी है उसका आधा तेरे को जंप करना है, ऐसा बोला उसने। तो रैबिट बोला ठीक है भाई जंप कर लूंगा। रैबिट 1 बोल रहा है कि ठीक है एक तो जंप पहुंच जाओ रैबिट 2 के पास, वो जो प्यारी रैबिट थी रैबिट 2 उसके पास पहुंच जाओगे। इसने बोला ठीक है भाई जंप कर। ये बहुत चालाक है, रैबिट फ्रेंड जो है बहुत चालाक है। अब पहली बार जब ये जंप करेगा, अभी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अभी अगर आप देखोगे तो दोनों की बीच की दूरी कितनी है, d। इसने कंडीशन रखा है तू जंप करके जाएगा तो जरूर उसके पास, लेकिन हमेशा तेरे को बची हुई दूरी का आधा जंप करना है। तो रैबिट 1 ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जंप करते हैं, जंप करेंगे भाई, प्यार में इतना तो कर ही सकते हैं। रैबिट 1 जंप करता है। अब रैबिट 1 जब पहली बार जंप करेगा, पहली जंप है, जब पहली बार रैबिट 1 जंप करेगा तो रैबिट 1 इधर आ गया, क्या टोटल दूरी अगर d की थी तो रैबिट 1 को आधा जंप कर रहा था, तो आधा जंप करके ये कहां पे आ गया,
d/2 के दूरी पे आ गया, ठीक है। अब रैबिट 1 को लगा ठीक है भाई इस वाले जंप पे नहीं पहुंचे, अगले वाले जंप पे तो पक्का पहुंच जाएंगे रैबिट 2 के पास। रैबिट 1 और ये बैठा बैठा यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, उसको पता है रैबिट 1 ने सोचा कि ठीक है भाई अगर पहले जंप में नहीं पहुंचा तो क्या होगा, अगले जंप पे मैं रैबिट 2 के पास होऊंगा, ठीक है। फिर से अब इनके बीच की दूरी कितनी है, d/2 की। अब अगर इनके बीच की दूरी d/2 की है तो अभी कितना जंप कर सकता है, अभी d/4 जंप करेगा क्या। अगर ये बची हुई दूरी d/2 है तो ये जंप करके कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। कितनी दूरी पर, d/4 की दूरी पर, हाँ या ना, बिल्कुल सर d/4 की दूरी पे आ गया। अब अगर ये d/4 की दूरी पर आ गया तो अब बची हुई दूरी कितनी है, d/4। इसको लगा कि ठीक है अभी नहीं पहुंचे अगली बार पहुंच जाएंगे, इस वाले जंप में नहीं पहुंचा अगली वाले जंप में पहुंच जाएंगे। अब अगर बची हुई दूरी d/4 की है, यहां से यहां की दूरी अगर d/4 की है तो नेक्स्ट जंप में वो d/8 पहुंचेगा क्या, d/8 मतलब ये नेक्स्ट जंप पे यहां पे आ गया और ये दूरी कितनी हो गई d/8। अब तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि सर पहुंच तो जाएगा सर, फालतू का आप क्यों परेशान कर रहे हो रैबिट 1 और रैबिट 2 को, पहुंच तो जाएगा। देखो पहले यहां पहुंचा फिर यहां पहुंचा फिर धीरे धीरे वहां पहुंच जाए, देखते हैं अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब रैबिट 1 जो है पहले जंप के बाद, ये मान लो ये पहला जंप था, जंप 1 J1, ये जंप 2 J2, ये जंप 3 J3, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, रैबिट 1 यहां पर है रैबिट 2 यहां पर है, दोनों के बीच की दूरी है d/8। ये अभी भी मुस्कुरा रहा है, ठीक है, इसके मुस्कुराहट का कारण तुमको पता चलेगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है d/8। अब जब ये जंप करेगा, अब जंप करेगा तो कहां पे आएगा, d/16 पे आएगा क्या। रैबिट 1 को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बोल रहा है ठीक है चलो अभी नहीं पहुंचे तो क्या अगली बार जब अगले जंप में पहुंच जाएंगे, d/16 पे है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है d/16। अगला जो जंप होगा उससे ये यहां पहुंचेगा क्या, यहां पहुंचेगा और ये कितना हो जाएगा d/32। अगला जो जंप होगा वो यहां पे पहुंचेगा d/64, ऐसा ही कुछ होगा क्या, हाँ यार। फिर अगला जंप कर रहे हो जितना मर्जी उतना जंप करेगा। अभी अपने को लग रहा है कि सर ये तो बहुत पास पास आ गया पहुंच जाएंगे, मान लो इनको मैग्नीफाई करके मैं बना दूं, ये रैबिट 2 यहां पर है रैबिट 1 यहां पे है, दोनों की बीच की दूरी कितनी है d/64 की है। अगला जंप ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा। अब दूरी कितनी होगी d/128 की हो गई है। फिर अगला दूरी जो होगा वो d/256 का हो गया। फिर अगला दूरी एंड सो ऑन। कभी पहुंच पाएगा क्या, तुम लॉजिकली सोच के बोलो कभी पहुंच पाएगा नहीं। ये जो रैबिट फ्रेंड था ये बहुत चालाक था, इसको इनफाइनाइटेसिमल का कांसेप्ट आता था, इसको कैलकुलस आता है, इसे इसको भटका दिया ऐसे, ठीक है। अब दोस्ती बचाने की इसने क्या कर दिया, ऐसे चाल चल दिया। अब यहां पर अगर तुम देखोगे तो हमेशा ये जो रैबिट 1 के बारे में मैं बताऊं, रैबिट 1 को हमेशा ऐसा लग रहा है ना कि अगले जंप में रैबिट 2 के पास पहुंच जाऊंगा, बस अगला जस्ट जंप बस रैबिट 2 के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन नहीं, वो गलत सोच है। जैसे अभी देखो मान लो ये यहां पे हो गया, फिर से उसको और मैग्नीफाई करोगे तो अभी भी यही दूरी है। फिर जंप करेगा तो यहीं पे आएगा, फिर जंप करेगा तो यहीं पे आएगा, फिर जंप करेगा तो यहीं पे आएगा, कभी भी उसको पहुंच नहीं पाएगा। अब अगर वो कभी भी पहुंच नहीं पा रहा है, अगर वो उसको पहुंच नहीं पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि रैबिट 1 जो है ना, रैबिट 1 जो है वो टेंड्स टू रैबिट 2 है। यहां पे हम क्या बोलेंगे, रैबिट 1 टेंड्स टू रैबिट 2 है। टेंड्स टू रैबिट 2 का मतलब है कि रैबिट 1 की चाहत है कि वो रैबिट 2 तक पहुंच जाए। रैबिट 1 अगर मैं लिखता रैबिट 1 टेंड्स टू रैबिट 2, इसका मतलब है रैबिट 1 की चाहत है कि वो रैबिट 2 तक पहुंच जाए। कभी पहुंच पा रहा है क्या, नहीं सर कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब ध्यान से देखो, रैबिट 1 चाहता था कि रैबिट 2 तक पहुंच जाए, कभी पहुंच पाया क्या, तुम मरते दम तक ये रैबिट जंप करता रह जाएगा ना, कभी भी रैबिट 2 तक नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो रैबिट 1 है ये चाहता है कि रैबिट 2 तक पहुंचे, कभी पहुंच पाएगा क्या, नहीं। तो अब अगर नहीं पहुंच पाएगा तो हम क्या लिखेंगे, रैबिट 1 टेंड्स टू रैबिट 2, रैबिट 1 टेंड्स टू रैबिट 2। अब तुमको ना मैथ्स में अभी शायद तुमको पता नहीं चलेगा, मान लो कभी मैं ऐसा लिखूं x टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू का साइन होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मैं ऐसा लिख रहा हूं x टेंड्स टू 0। अब अगर मैं कभी भी ये लिखूं ना x टेंड्स टू 0, इसका मतलब x की चाहत है 0 को अटेन करने की, कभी अटेन कर पाएगा क्या, नहीं। वो हमेशा 0 से कुछ दूरी पर रह जाएगा। जैसे इसको अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं ना, पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा
है कि नहीं? मान लो ये मेरा ओरिजिन, x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि x 0 को अप्रोच करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएगा। x 0 को अप्रोच करने की कोशिश तो कर रहा है, कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू 0। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। अरे बहुत ही आसान एग्जांपल है भाई। रैबिट फ्रेंड जो रैबिट था उसने क्या बोला कि तुम जंप तो करो लेकिन हमेशा तुमको कितना जंप करना है, जो भी बची हुई दूरी है उसका आधा जंप करना है। अब बची हुई दूरी का जब आधा जंप करना है तो मान लो बहुत छोटा सेपरेशन हो गया, बहुत छोटा, d डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे क्या है, 2 के पावर में चल रहा है क्या? मान लो d डिवाइडेड बाय 2 का बहुत बड़ा पावर हो गया, ऐसा हो गया। मान लो ये रैबिट जो 1 है वो जंप करते करते ऐसा कुछ आ गया, d डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 1024 हो गया, ऐसा कुछ। अभी देखो तुम देखोगे ना तो अभी भी उनके बीच में दूरी है, अभी भी इनके बीच में दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, मैं मान रहा हूं लेकिन दूरी है यार। तो इसमें हम दो बातें सीखेंगे। एक तो हम ये बोलेंगे कि रैबिट 1 की चाहत थी कि वो रैबिट 2 तक पहुंचे, कभी पहुंच पाया क्या? नहीं। इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि रैबिट 1 टेंड्स टू रैबिट 2 है। रैबिट 1 कभी भी रैबिट 2 को नहीं पहुंचा। जैसे अगर मैं ये लिखूंगा आगे जाके कभी भी कि x टेंड्स टू 0 है, मतलब वो 0 के बहुत पास है, वो 0 के बहुत पास है लेकिन कभी 0 नहीं है। सर मेरे को नहीं समझ में आया अभी भी। ये सिंपल सा एग्जांपल समझ में आया क्या? रैबिट को लग रहा है कि अगले जंप पे पहुंच जाएंगे, x को लगेगा, x को हमेशा लगेगा कि अगली बार में वो 0 मिल जाएगा, लेकिन कभी उसको 0 नहीं मिल पाएगा। वो 0 को पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कभी पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये लाखों करोड़ों जंप के बाद, लाखों करोड़ों जंप के बाद भी ये कभी इसको पहुंच पाएगा क्या? नहीं। अब लाखों करोड़ों जंप के बाद इन दोनों के बीच में दूरी है या नहीं? रैबिट 1 और रैबिट 2 के बीच में लाखों करोड़ों जंप के बाद दूरी है या नहीं? है। दोनों की दूरियां कम नहीं हुई है, जब दूरियां कम हुई है, नो डाउट दूरियां कम हुई है। पहले d दूरी भी थी, अब दूरी हो गई d डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 1024, मतलब दूरियां कम हुई है लेकिन दोनों मिले हैं क्या? नहीं। तो यहां पर ये जो दूरी है, जैसे यहां पर ये जो दूरी थी ये बहुत छोटी दूरी है क्या? अब ये बहुत छोटी सी जो दूरी होती है ना उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल दूरी। मतलब ऐसा बोलेंगे बहुत छोटा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू, इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू। अभी कितना छोटा है? तो जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा छोटा है, मतलब अपने सोच से भी बहुत ज्यादा छोटा है ये। तुम जितना भी छोटा डिस्टेंस सोच लो ना भाई साहब, जितना भी छोटा डिस्टेंस सोच लो उससे कहीं ज्यादा छोटा है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। नहीं आया सर मेरे को समझ में? सर मेरे को नहीं समझ में आया, फिर दोबारा समझाओ। मैंने क्या बताया? रैबिट 1 को ऐसा लगा कि अगले जंप पे तो पहुंच जाऊंगा रैबिट 2 के पास। रैबिट 1 को ऐसा लगा कि अगले जंप पे पहुंच जाऊंगा, पहुंच पाएगा क्या कभी? नहीं। तो पहला बात तो ये बोलेंगे कि रैबिट 1 जो है वो टेंड्स टू रैबिट 2 है, कभी पहुंच नहीं पाएगा उस तक। तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? लाखों करोड़ों जंप के बाद, लाखों करोड़ों जंप के बाद जो रैबिट 1 और रैबिट 2 के बीच की दूरियां बच जाएगी, वो दूरी जो होगी वो इनफाइनाइटेसिमल दूरी है। इनफाइनाइटेसिमल मतलब उसका वैल्यू इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अपने सोच से भी ज्यादा छोटा है। जितना छोटा हम इमेजिन कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा छोटा है। अब ये इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस या इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू इतना छोटा है कि अगर मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन बोलूं ना तो तुम जैसे मान लो ये इनफाइनाइटेसिमल, अब मुझे इनफाइनाइटेसिमल बताना कि इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू कितना छोटा है। अब ये इनफाइनाइटेसिमल के लिए लिखेंगे ds, ds का मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यू ऑफ s, इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल चेंज भी लिख सकते हो, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन s। इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत छोटा चेंज, बहुत माइन्यूट सा जो चेंज होगा s में, उसको मैं लिख रहा हूं इनफाइनाइटेसिमल। अब ये ds इतना छोटा है कि अगर तुमने ये इंफिनिटी को अगर तुमने इनफाइनाइटेसिमल से मल्टीप्लाई किया ना, इंफिनिटी को या इंफिनिटी को नहीं रखेंगे, ये थोड़ा ये हो जाएगा, मान लो ऐसा रखते हैं 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 को अगर तुमने ds से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो रिजल्ट आएगा ना वो अभी भी इनफाइनाइटेसिमल आएगा। तो सोच लो ये कितना छोटा है। बात समझ में आ रहा है? और बड़ा वैल्यू लेना है सर मेरे को, तो इतने से मेरे में क्या होगा सर? अभी भी इसका वैल्यू क्या है? ds।
तो समझ में आ रहा है क्या इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब कितना छोटा बोल रहे हैं। मैंने 10 की पावर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर भी वैल्यू डीएस ही है। 10 की पावर 50 का मतलब है 10 is being multiplied 50 times, 10 is being multiplied 50 times, उसमें से जब मैं ds को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ds इतना छोटा था कि ये नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी कितना हो गया ds आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? अब अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है, ds में से कुछ डिवाइड करना है। अब डिवाइड तो ऐसा समझो कि ds में से मैंने 1 डिवाइड किया तो ds ही आएगा, कुछ और डिवाइड कर देते हैं। मान लो ds में से मैंने 10 की पावर माइनस कितना लिया, -10 को डिवाइड किया और मैं बोल रहा हूं इसका वैल्यू सॉल्व कर देता हूं तो ये अभी भी क्या होगा ds ही होगा। 10 की पावर 12 जब ऊपर चला भी जाएगा तो 10 की पावर 12 टाइम्स ऑफ ds क्या हो जाएगा, वापस से ds हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल जब मैं बोलूंगा तो उसका क्या मतलब है। तो ये रैबिट वाले एग्जांपल से आपको दो बातें समझनी है। एक तो आपको ये समझना है कि रैबिट का जो मोशन है वो टेंड्स टू रैबिट टू है। टेंड्स टू का मतलब हो गया कि पहुंचने की कोशिश तो है, पहुंचने का कोशिश तो है लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएंगे, ये हो गया टेंड्स टू का मतलब। और इनफाइनाइट डेसिमल का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट डेसिमल अगर मैं कभी भी बोलूं इसका मतलब ये समझ जाना कि वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, अपने सोच से भी ज्यादा छोटा है। ठीक है, जितना कम हम सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा कम है। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? ये कुछ कैलकुलेशन है, स्क्रीन पॉज करेंगे और ये नोट करेंगे। अब सर ये सब क्यों बताएं, अभी ध्यान से देखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेसिक है, बेसिक समझने की कोशिश करना कि मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन का। मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू ऐसा है, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अब f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर, x क्यूब, 1/x, ln x, कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरल मान लिया कि एक फंक्शन था y इक्वल्स टू f ऑफ x। अब मान लो इस x का वैल्यू, ये x का वैल्यू अभी अभी कितना था, अभी कोई x है, अलग-अलग x पे अलग-अलग y का वैल्यू मिलेगा। मैं y का नया वैल्यू ढूंढना चाहता हूं, मैं y का नया वैल्यू ढूंढना चाहता हूं जब मैंने x को x प्लस डेल्टा x कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं y का नया वैल्यू ढूंढना चाहता हूं या मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैंने x को डेल्टा x से चेंज, ये फिजिक्स में जब भी डेल्टा वाला वर्ड यूज करेंगे, डेल्टा का मतलब फिजिक्स में होता है चेंज। जब ये डेल्टा साइन बना होगा इसका मतलब क्या याद रखना है अपने को, चेंज। मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई फंक्शन था y जिसको f ऑफ x से मैंने लिखा था। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैंने x के वैल्यू को, अगर मैंने x के वैल्यू को x प्लस डेल्टा x कर दिया, मतलब x की वैल्यू को अगर मैंने चेंज कर दिया तो y में कितना चेंज हुआ है वो मुझे जानना है। तो पहले y था, जब यहाँ पे x था तो ये y था, अब x प्लस डेल्टा x हो गया तो y में चेंज आ गया डेल्टा y। अब मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मैं इक्वेशन 2 को 1 में से अगर माइनस करूं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ fx। ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस किया, प्लस y और ये माइनस y गायब कर दो तो क्या बच जाएगा, डेल्टा y जो है वो f x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना? पूरे एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। अलाउड है ना, इक्वल्स टू इधर और इक्वल्स टू इधर सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, आंसर अलाउड है ऐसा। यहां पे भी मैंने लिखा डेल्टा x और यहां पर भी मैंने लिखा डेल्टा x। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, यहां छोटा सा कैलकुलेशन है, धमाकेदार है, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0।
अब सर इसका क्या मतलब है? कुछ भी लिखते जा रहे हो अपने मन से, कुछ नहीं बोल रहे तो आप कुछ भी लिखते जा रहे हो। जब मैंने आपको डेल्टा एक्स टेंड्स टू का मतलब बता रहा हूं। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि मैंने x में चेंज लाया है, मैंने x में चेंज लाया है, लेकिन ये जो चेंज है ये बहुत ही माइन्यूट है। जो x में जो चेंज है ये बहुत ही माइन्यूट है और वो कितना है, टेंड्स टू 0 है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने x में चेंज लाया, जैसे पहले वहां पे जो मैंने इक्वेशन लिखा था वहां पे मैंने लिखा है y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब मैं बोल रहा हूं कि x में चेंज आया है, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन मैं जो चेंज लाया है ना मैंने, वो क्या है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा चेंज मैंने x में लाया है। अब अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, यहां पर क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यहां पर भी वही लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सर मेरे को ये वाला लाइन समझ में आया, सर आपने कैसे लिखा है ये वाली लाइन का इतना समझ लो कि मैंने दोनों तरफ लिमिट्स अप्लाई कर दिया। अब लिमिट्स क्या होता है सर, तो लिमिट्स होता है हद, x का वैल्यू कहां तक जा सकता है, तो x का वैल्यू 0 तक जा सकता है, कभी जा पाएगा क्या, नहीं, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। बस इतना समझ लो कि मैंने आपको ये बोला कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, या ऐसा समझ लो कि जो मैं यहाँ पे चेंज ला रहा हूँ ना x में, जो यहाँ पर x में चेंज ला रहा हूँ वो बहुत छोटा चेंज है। अब x में अगर बहुत छोटा चेंज है तो मैंने लिख दिया डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब ये पूरा जो लिखा होता है ना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x। डेल्टा y का मतलब चेंज ऑफ y और डेल्टा x का मतलब चेंज ऑफ x। ये जो पूरा टर्म होता है ना, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो वो आगे जाके, इसी क्या हो गया, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो आगे जाके इसको सीखेगा, पहले लिमिट सीखेगा, फिर वो डिफरेंशिएशन सीखेगा, फिर इस तरह से वो कैलकुलेशन सीखेगा। आपको तो ये याद रखना है कि अगर मैं लिख रहा था यहाँ पे क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसका मतलब है चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x। x के चेंज करने पर y में कितना चेंज आए, इन दोनों का जो रेशियो था वो कैसे लिख रहे थे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो डेल्टा x में चेंज है ना, ये बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है। अब अगर बहुत छोटा चेंज है तो उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब ये पूरा जो मैंने रेड से बना के लिखा है ना, इस पूरे को ही क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। अब सिंस डेल्टा x में जो चेंज होगा बहुत छोटा है, डेल्टा x में जो चेंज है बहुत छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू है क्या, तो यहाँ पे dx का मतलब हो गया इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x, dy का मतलब हो गया इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y। इसी को हम क्या लिखते हैं आगे, ऐसा लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बस इतना बताया कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मैंने चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x मुझे जानना है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो x में मैंने चेंज रखा है ये बहुत छोटा चेंज है भाई साहब x में। अब अगर x में जो चेंज है बहुत छोटा है तो उसको बहुत छोटे चेंज में मैं क्या लिख दूंगा, dy अपॉन dx। अभी तो मैंने बताया था ना कि ऐसा वैल्यू जो बहुत ज्यादा छोटा है, अपने सोच से बहुत ज्यादा छोटा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं क्या। तो जब भी आपको dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इसको एज अ फॉर्मूला यूज करोगे। अब dy अपॉन dx का मतलब क्या है सर जी, तो यहां पे इसको ऐसा करते हैं, एक मिनट में व्हाइट बोर्ड ड्रॉप कर लूं फिर आपको बताता हूं। यहां पे मेरे पास क्या आ गया, dy अपॉन dx, मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, dy अपॉन dx। अब इसको अगर आप मीनिंग के हिसाब से सोचोगे तो dy का मतलब क्या है, dy का मतलब है इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y। dx का मतलब क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x। अब ये जो dy अपॉन dx का रेशियो है, बहुत छोटा चेंज इन y डिवाइडेड बाय बहुत छोटा चेंज इन x, इसी को क्या बोलते हैं,
d अपॉन dx ऑफ y। इसको कैसे पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन, इसको क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समय को कुछ भी नहीं समझ में आया। क्या आपने बोला ना, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया सर, आपने क्या बोला? देखो यहां तक मैंने ले आया था ना, यहां पे मैंने क्या बोला कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मैं किसका रेशियो फाइंड कर रहा हूं? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब मैं बोल रहा हूं कि x में जो मैंने चेंज लाया है बहुत छोटा है। अगर x में जो चेंज है वो बहुत छोटा है, इसका मतलब y में जो चेंज आया वो बहुत छोटा है। तो मैंने इस पूरे टर्म को ना, इस पूरे टर्म को लिख दिया dy अपॉन dx, ऐसा लिखते हैं, ठीक है? अब dy अपॉन dx का वैल्यू वहां पे क्या आ जाएगा? dy का मतलब है इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन y में बहुत छोटा सा चेंज, और dx का मतलब है इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन x। अब ये dy अपॉन dx का जो रेशियो है उसको कैसे पढ़ते हैं? या तो ऐसा लिखना d अपॉन dx ऑफ y, इसको आप कैसा पढ़ोगे? इसको आप ऐसा पढ़ोगे, आप इसको क्या लिखोगे? या तो d अपॉन dx ऑफ y, या तो आप इस तरह से पढ़ोगे, या आप इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सर कुछ भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया याद कर लेना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, बस ये बेसिक, इसको बोलते हैं फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ बोलते हैं, बस उतना ही जरूरत है। बाकी अपने को करना तो d अपॉन dx ऑफ y, ये तो अलग-अलग फार्मूला सिखाऊंगा, उससे सॉल्व करोगे। अगर शायद अगर मतलब समझ में आया तो आप एक एग्जांपल में इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको करके बताता हूं, एक एग्जांपल करके बताता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तब भी इतना परेशान नहीं होना है, अपने इतने काम का नहीं। समझ में आ गया तब भी ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी इतने काम का नहीं। बस टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि dy क्या है? डेल्टा y। अगर मैंने बोला कि डेल्टा y, डेल्टा y का मतलब आज के बाद से क्या बोलेंगे? चेंज इन y। लेकिन अगर मैं लिख दूं dy, dy का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डेसिमल चेंज इन y। अब मान लो मेरे पास ये बोला गया है कि y जो है वो x स्क्वायर है, और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड dy अपॉन dx, या ऐसा भी बोल सकते हैं फाइंड dy अपॉन dx, और ये बोल देंगे आपको फाइंड d अपॉन dx ऑफ y। दोनों तरह से लिखा मिल सकता है, आपको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। हम क्या जानते हैं? dy अपॉन dx जो होता है, या d अपॉन dx ऑफ y जो होता है, वो है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ऐसा लिखना है क्या? अब ध्यान से देखना, पहले क्या लिखना है? x प्लस डेल्टा x का फंक्शन बनाना है। जहां पर x है वहां पे क्या रख दो? x प्लस डेल्टा x रख दो। कैसे रखोगे? मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, d अपॉन dx ऑफ y, ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है। इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है? समझो कुछ तो है, बस इसको देख के डरना नहीं है। f x प्लस डेल्टा x का मतलब है जहां पर भी x था ना वहां पे x प्लस डेल्टा x रख दो। तो इसमें अगर आप x प्लस डेल्टा x रखोगे ना, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस ऑफ f ऑफ x के प्लेस पे x ही रहने दो, माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो यहां पर मेरे पास d अपॉन dx ऑफ y है, लिमिट है डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है? इसको एकदम लास्ट में सॉल्व करना है, बता दो कैसे सॉल्व करना है इसको। इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर गायब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो मेरे पास dy अपॉन dx जो है वो आ रहा है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। मैं चाहूं तो दोनों से देखो, डेल्टा x वाला टर्म इधर भी है, डेल्टा x वाला टर्म इधर भी है। अगर मैं दोनों से डेल्टा x कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा डेल्टा x स्क्वायर था, एक बाहर चला गया तो एक बचेगा, और यहां पर बचेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। इस पूरे का डिवीजन करना है डेल्टा x। ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जब तुमने पूरा सिंपलीफाई कर लिया ना, जब पूरा सिंपलीफाई करके जब तुम एंड पे आ जाओगे, बस डेल्टा x का वैल्यू पुट कर देना। अब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, जब तुम डेल्टा x टेंड्स टू 0 पुट करोगे ना तो ये आंसर कितना हो जाएगा?
dy अपॉन dx, डेल्टा x के प्लेस में 0 पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 2x। मेरे को पता है तुमको कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। मेरे को ये बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d अपॉन dx ऑफ y, और जब ये बोल दिया गया कि y जो है वो x स्क्वायर है, y अगर x स्क्वायर है तो d अपॉन dx ऑफ y कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं कि d अपॉन dy का dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसको देख के डरना नहीं, इसको देख के डरना नहीं है। आप क्या करना, इस वाले टर्म को पहले पूरा सिंपलीफाई कर लेना, और जब आप इसको पूरा सिंपलीफाई कर लो ना तो बस डेल्टा x का वैल्यू पुट कर देना। एक और क्वेश्चन बता दूंगा, शायद इसमें समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में आएगा तो बस इसको मान लेना कि कुछ होता है और थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा दिमाग में रखेगा बस। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू, इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको सॉल्व करूंगा, f(x + Δx - fx / Δx। अब देखो मैंने इसको यहां पे सॉल्व किया, f(x + Δx - x / Δx। अब मेरे पास f of x + Δx, इसका क्या मतलब है, जहां पर x रखा है, जहां पर x रखा है, जहां पर x होगा वहां पर x + Δx से रिप्लेस कर दो। तो यहां पर x को x + Δx से रिप्लेस किया तो x + Δx का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर था ना, माइनस ऑफ f of x तो x स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो देखो प्लस का x स्क्वायर इस माइनस ऑफ x स्क्वायर से गायब हो जाएगा, कैंसिल कर दिया मैंने, प्लस का x स्क्वायर इस माइनस ऑफ x स्क्वायर से मैंने गायब कर दिया, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। अब तुम यहां पे डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दो तो गलत हो जाएगा, सब कचरा हो जाएगा। तुमको क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को पूरा सिंपलीफाई कर देना है जितना तुम कर सकते हो, फिर तुमको डेल्टा x वैल्यू पुट करना है। अब पूरा सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा x को यहां से और यहां से दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आप बाहर निकालोगे ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगा, डेल्टा x + 2x। अब डेल्टा x का वैल्यू टेंड्स टू 0 रख दोगे अगर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ध्यान से लेक्चर को दोबारा रिपीट कर करके देखना, शायद समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो इतना डरने की बात नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बता दूंगा तो फॉर्मूला से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपके तसल्ली के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नहीं समझ में आए तो टेंशन एकदम नहीं लेना है, इसके फॉर्मूला से बता दूंगा तो फॉर्मूला से बहुत इजीली कर लोगे। ये बेसिक तरीका है जो मैथ्स वाले स्टूडेंट सीखते हैं। अब अपन मैथ्स वाले तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला वाइज भी याद रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होता है, इससे मतलब नहीं होता कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है। जैसे मान लो अगर मैं एक और क्वेश्चन बताऊं आपको, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ट्राई करना इसको, जिनको समझ में आ गया वो खुद से ट्राई करना। x³ + x², x³ + x² है, जिनको समझ में आ गया वो खुद से ट्राई करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया वो वेट करेंगे, एक बार व्हाइट बोर्ड रब हो जाए फिर मैं उनको बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब फॉर्मूला क्या है, मुझे फिर से क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, d अपॉन dx और y कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या चलता है, f ऑफ x + डेल्टा x, मतलब पहले x के प्लेस में x + डेल्टा x रखना है, उसको माइनस करना है f ऑफ x से, फिर पूरे को डिवाइड कर देना है डेल्टा x से, और बाद में लगा देना है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। एक एक करके सिंपलीफाई करते हैं, dy अपॉन dx, अभी लिमिट वाले टर्म को मैंने बस लिख दिया, डेल्टा x टेंड्स टू 0। अभी मुझे क्या करना है, x के प्लेस में x + डेल्टा x रखना है, तो ये हो जाएगा x + डेल्टा x का क्यूब प्लस x + डेल्टा x का स्क्वायर। x के प्लेस में x + डेल्टा x रख दिया, इसको माइनस कर देना x³ + x² से, और इस पूरे को डिवाइड कर देना है डेल्टा x से। यूजिंग दैट फॉर्मूला मैं इसको क्या कर रहा हूं, सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक्सपेंशन कर दो, dy अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको एकदम अंत में सॉल्व करते हैं जब पूरा सिंपलीफाई हो जाएगा तब। इसका एक्सपेंशन अगर बोलोगे तो a + b का होल क्यूब क्या चलता है, x³ a³ + b³ + 3ab + a + b, ऐसा कुछ चलता है क्या, a³ + b³ + 3ab प्लस ब्रैकेट में a + b, x + डेल्टा x का अगर एक्सपेंशन करोगे तो x² + डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x
माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और पूरे को डिवाइड करना है डेल्टा एक्स के साथ, पूरे को डिवाइड करना है डेल्टा एक्स के साथ। अब क्या करना, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो जो कैंसिल आउट होना है वो तो कैंसिल आउट कर दो भाई, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर जो कैंसिल आउट होना था वो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो बचे हुए टर्म को अगर मैं और सिंपलीफाई करूं, अब बचे हुए टर्म को सिंपलीफाई करने के लिए क्या करो, देखो डेल्टा एक्स वाला टर्म अब सब में दिखेगा तुमको, सब जगह से ना डेल्टा एक्स को कॉमन ले लो। अगर आप सब जगह से डेल्टा एक्स को कॉमन लोगे तो नीचे वाला डेल्टा एक्स और ऊपर वाला डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। जो भी मेरे पास बचा हुआ टर्म है उसमें से डेल्टा एक्स पहले क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं dy अपॉन dx लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, क्या है ये, देखो यहां से डेल्टा एक्स, सबसे पहले डेल्टा एक्स बाहर निकाल दो। डेल्टा एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो डेल्टा एक्स का क्यूब था, क्या बचेगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर बचेगा। एक डेल्टा एक्स अगर बाहर निकाल दिया तो ये बचेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बच जाएगा। एक डेल्टा एक्स बाहर निकालोगे तो 3x x प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से भी एक डेल्टा एक्स बाहर निकालोगे तो एक डेल्टा एक्स बच जाएगा। डेल्टा एक्स का स्क्वायर था, एक बाहर चला गया एक रहेगा, डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो प्लस में 2x बचेगा, क्या प्लस में 2x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स अगर कैंसिल हो गए, अब इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता, अब इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो फाइनली क्या कर देंगे, फाइनली बस डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। अब डेल्टा एक्स जहां पे भी वहां 0 पुट कर दो, तो पहला वाला टर्म हो जाएगा 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। तो इसको सिंपलीफाई करने पर dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ रहा है, 3x into x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, ये आंसर है। नेक्स्ट वाली क्लास में तुमको मैं बताऊंगा कि ये सब बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है जो जनरली मैथ्स वाले स्टूडेंट को सिखाया जाता है। अपन को अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया तब भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इससे नेक्स्ट वाली क्लास में आपको कुछ फॉर्मूला सिखा दूंगा ना, तो आप इससे क्वेश्चन बहुत इजी कर दोगे। इजीली मतलब इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप देख के आंसर बता सकते हो, ठीक है। कोशिश करना समझने का, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे कि समझना ही नहीं है, कोशिश जरूर करना समझने का। नहीं समझ में आए तो छोटा मोटा डाउट अगर हो रहा है तो पूछ लेना, अगर एकदम ही लग रहा है कि नहीं सर ये बहुत ही बेकार है तो छोड़ देना, ठीक है। चलो आज तक